हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा था और जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ा था। किस तरह से हर क्षेत्र में जनसंख्या का जो वितरण होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो क्यों, ऐसे क्या कारण होते हैं कि कहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कहीं पर जनसंख्या कम निवास करती है। ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं जिस वजह से कोई कोई प्लेस होते हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, और ऐसे कौन से प्लेस होते हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आगे बात करते हुए हम देखेंगे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है भौगोलिक कारक। पहला होता है हमारा भौगोलिक कारक। तो ऐसा क्या है जो जो ऐसे कौन से कारक हैं, तो जो भूगोल से रिलेटेड हैं, जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहला है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी हम रहते हैं, किसी भी स्थान पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर वो पहले वहाँ की बनावट देखते हैं, उसके चारों तरफ का जो बनावट रहती है, जो जोग्राफिकल पोजीशन रहती है, उसको देखते हैं। लोग सदैव पठारों और पर्वतों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि कहीं भी किसी स्थान पर पठार बने हुए हैं या फिर पहाड़ बने हुए हैं, तो लोग वो पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सीधी सी ऑब्वियस सी चीज़ है, जो पहाड़ों पर रहना मुश्किल होता है लोगों के लिए। और पठार का मतलब क्या होता है? देखिए, पठार एक ऐसी चीज़ होती है जो नीचे से समतल होती है, फिर अचानक से उसका उठाव आता है, उठाव के बाद में फिर वो समतल हो जाती है और उसके बाद उसका नीचे पार्ट आ जाता है। तो ऐसी जगह पे भी जो असमतल जगह होती है, असमतल जगहों पर जो प्लेन नहीं होती है, उस जगह पर रहना कठिन होता है, उस जगह पर जो निवास होता है वो मुश्किल होता है। इस वजह से वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय मैदानी भागों में लोग रहना पसंद करते हैं। मैदानी भाग का मतलब कोई बड़ा प्लेन है, प्लेन जगह होती है, वहाँ पर रहना आसान होता है, वहाँ पर सुविधाएं भी मिल जाती हैं, वहाँ पर परिवहन भी आसान होता है। इस वजह से लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। गंगा के जो मैदान हैं हमने पढ़े हैं, जो यूपी और बिहार, जो हमारा स्टेट है, यूपी और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो वहाँ इतनी जनसंख्या का रीज़न क्या है, वहाँ इतनी जनसंख्या का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर गंगा के मैदान है, वो प्लेन है, तो वहाँ पर जो निवास है वो आसान होता है, जो वहाँ पर बसा होता है वो ईजी है। इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जबकि एंडीज़, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जो हमारे हिमालय पर्वत है, हमारी जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, और जो बाहरी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, एंडीज़ है, जो आल्प्स है, वहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। इसके अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहला तो वहाँ पर परिवहन मुश्किल होता है, वहाँ पर घर बनाना भी मुश्किल होता है, आना जाना मुश्किल होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी मुसीबतें आती हैं। तो इस वजह से लोग पर्वतों पर और पठारों जैसी जो जगह होती है, उस जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से स्थलाकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। दूसरा हमारा कारक है जलवायु, क्लाइमेट। किसी जगह का मौसम अगर वहाँ रहने के अनुकूल नहीं है, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म, चरम का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसी कोई जगह जो बहुत ज़्यादा ठंडी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। अथवा अत्यधिक ठंडी है, जैसे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें, हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में थार मरुस्थल की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का जो बसाव है वो कम है। सहारा मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में आता है, तो वहाँ पर भी मरुस्थल है। तो मरुस्थल इलाके में लोग रहना पसंद नहीं करते और लोग रह भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। रूस, कनाडा और अंटार्कटिका के ध्रुवीय प्रदेश में रहने से बचते हैं। तो ये जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश बहुत ही ठंडे होते हैं, जलवायु जो होती है वहाँ की बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी विरल जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। तो अगर जनसंख्या अनुकूल नहीं है, जलवायु अनुकूल नहीं है, सॉरी, जलवायु अगर अनुकूल नहीं है वहाँ पर रहने के, अगर सम जलवायु नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ठंडी है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से जलवायु एक कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला। तीसरा हमारा जो कारक है वो है मृदा। अब आप कहेंगे कि मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल करती है। मृदा किस तरह से प्रभावित करेगी? देखिए, कोई भी किसी भी लोगों को अगर वहाँ किसी पर निवास करना है, तो सबसे पहले खाने की जो बेसिक नीड होती है वो होती है खाना। हमें खाना चाहिए होता है, और खाने के लिए हमें क्या करनी होगी? फसलें करनी होगी।
फसल कहाँ से होती है? फसल मिट्टी से होती है। अगर किसी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है, मृदा उपजाऊ है, तभी वहाँ पर अच्छी फसल हो पाएगी, और अच्छी फसल हो पाएगी तभी हमारी खाद्य पूर्ति, खाने की जो आपूर्ति है वो हो पाएगी। इस वजह से मृदा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, मृदा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर वहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी, उपजाऊ मृदा होगी, तो वहाँ पर कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होने के कारण वहाँ पर पैदावार भी होगी और लोगों को खाना भी प्राप्त होगा। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र, भारत की बात करते हैं तो गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है, अगर नदी है तो वहाँ पर बड़े बड़े मैदान भी पाए जाएंगे, ये सीधी सी बात है। चीन में हुआंग ही और चांग जियांग, ये दो नदियों के नाम हैं चीन की। और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने वैसे क्षेत्र हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो नदी आती है, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती है, वो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, और उस मिट्टी का बड़े ही विशाल क्षेत्र में क्या होता है, जमावड़ा हो जाता है। उस मिट्टी, वो मिट्टी क्या होती है, टाइम के साथ में क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है। तो वो जो जलोढ़ मृदा होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो नदी के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं, नदी के द्वारा जो मैदान बनते हैं, वो हमेशा उपजाऊ मैदान होते हैं। इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या जो होती है वो अच्छी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पैदावार भी अच्छी होती है। चौथा हमारा जो कारक है वो जल। जल जो होती है मानव की मूलभूत आवश्यकता है, किसी भी जंतु की मूलभूत आवश्यकता है जल। पानी, जहाँ पर अगर हम कहीं भी रहने जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें खाना मिल रहा है और हमें जल, ये दोनों हमारी बेसिक नीड होती है। अगर पानी नहीं होगा तो सीधी सी बात है, कोई भी वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय का मतलब पीने योग्य जल, शुद्ध जल। तो लोग हमेशा वहीं पे रहेंगे जहाँ पर नदी या कोई तालाब या पानी का कोई भी स्रोत होगा, वहाँ पर लोग रहेंगे। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल उपलब्ध होगा, और जल उपलब्ध होने से आधी परेशानी जो होती है वो ऐसे ही निपट जाती है। तो परेशानी नहीं होती जहाँ पर पानी अवेलेबल हो जाता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। नदी घाटियाँ, गंगा की नदी है, हमारे जो नदी क्षेत्र हैं, सीधी सी बात है, मैं फिर वही एग्जांपल लूँगा। हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राज्य हैं, नदी नदी से भरपूर हैं। तो आप बेसिकली भी देखेंगे कि जितनी भी पुरानी विश्व की सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है और दूसरी जितनी भी सभ्यता है, वो नदी के किनारे विकसित हुई है। क्यों? नदी के किनारे हमें रिसोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं, पानी है तो मिट्टी भी उपजाऊ होगी, मिट्टी उपजाऊ है तो फसलें होंगी, और फसलें होंगी, इसके बाद का सारा काम तो अपने आप हो जाता है। तो जल जो कि मूलभूत आवश्यकता है, जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर जनसंख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रहेगी। पांचवा जो हमारा आखिरी भौगोलिक कारक है वो है खनिज। देखिए, खनिज किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कोयला है, किसी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा कोयला है, बहुत ज़्यादा कोयला उपलब्ध है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। कैसे? अगर कोयला है तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, वहाँ पर कोयले की खान भी लगेगी, या कोई कह सकते हैं कि कहीं पर लोहा इस्पात जो निकल रहा है वो बन रहा है, ठीक है, लोहा यस्क निकलता है। तो वहाँ पर क्या होगा, खाने होंगी, खाने बनेंगी। तो खाने जो बनेंगी, जो माइंस बनेंगी, तो वहाँ से वो निकाला जाएगा, और उसके लिए रोजगार की, मजदूरों की आवश्यकता होगी, हमें काम करने वालों की आवश्यकता होगी। तो धीरे 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 क्या होगा, जैसे जैसे खाने बड़ी होंगी वहाँ पर लोग बसेंगे तो लोगों घर परिवार वाले भी आएंगे जहाँ पे काम करने वाले। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर मार्केट बनेगा, बाजार का निर्माण होगा, और धीरे धीरे फिर जनसंख्या भी बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से जो खनिज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र घने बसे हुए हैं। खनिज निक्षेप, जहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं, वो सारे क्षेत्र क्या होते हैं, घने बसे हुए होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, जो साउथ अफ्रीका में हीरे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो हीरो की जो खानें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मध्य पूर्व में तेल की खोज, मध्य पूर्व हमारा जो एशिया है उसके जो सेंट्रल में जो अरब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब देश हैं, वहाँ पर तेल, इन सब की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब जनसंख्या बढ़ रही है। देखो, दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खानें हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं, रोजगार प्राप्त होता है, लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, और अगर लोगों को प्रॉफिट मिलेगा तो वहाँ पर लोग बसना पसंद करेंगे। तेल की बात करें, तेल की खोज की, तो अरब कंट्रीज आप देख सकते हैं किस हद पे आज वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस किस
लेवल पर वहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बिज़नेस की वजह से। वहाँ बिज़नेस क्यों हो रहा है, किस वजह से इतना विकास हो रहा है? तो वहाँ पर तेल की वजह से हो रहा है। तेल मिल रहा है, वो दूसरे देशों को बेच रहे हैं, वही तेल पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, वो बेचते हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और फिर अपने देश का विकास कर रहे हैं। विकास होने के साथ में जनसंख्या का भी विकास होता है, जनसंख्या भी बढ़ती है। तो इस वजह से हमारा जो स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा, जल और खनिज, ये 5 कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक की बात करते हैं। सबसे पहला सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। अच्छा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे क्षेत्र हैं। देखिए उदाहरण के लिए पुणे। देखिए पुणे के अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए होता क्या है कि किसी भी ह्यूमन की, किसी भी इंसान की बेसिक नीड होती है एक अच्छा घर, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और इसके बाद में स्वास्थ्य सुविधा। किसी भी इमरजेंसी में बीमार हो जाने पर या किसी भी तरह की विपत्ति काल में हमें अच्छी मेडिकल मिल जाए, तो वो एक बेसिक होती है। इसके बाद की चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। अगर आपके पास अच्छा घर है, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, एजुकेशन है तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आप समझदार बनेंगे और साथ में अगर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है तो वहाँ पर लोगों का आकर्षण अपने आप होता है, लोग अपने आप खींचे चले आते हैं उस क्षेत्र में। इसलिए इसलिए यही बेसिक रीज़न है कि लोग क्या होते हैं, गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं, क्योंकि शहर में ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आसानी से तो नहीं होती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये उपलब्ध ज़रूर हो जाती है। गांव में रहने वाले को चिकित्सा सुविधाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ना कि एजुकेशन मिलती है उस लेवल की जो कि सिटीज़ में मिलती है, और ना कि देखिए आवाज़ तो मिल जाता है, लेकिन जो शहरी वातावरण होता है वो अलग वातावरण होता है। इस वजह से वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं, देख बेसिकली हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, वो शहरों में ज़्यादा मिल जाती, अच्छे से मिल जाती। इस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये एक मेन सामाजिक कारण है, एक सोशल फैक्टर है जनसंख्या के वितरण का प्रभावित करने वाला। दूसरा है सांस्कृतिक कारक। देखिए धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम अगर ज्वलंत उदाहरण लें, आज का बहुत ही मेन फोकस जिस पे हो रहा है वो हमारा अयोध्या का राम मंदिर, जो कि राम मंदिर बनता है। या फिर हम किसी और जगह भी ले लें, अगर किसी कोई मस्जिद है, अगर कोई भी धार्मिक स्थल ले लेते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल, वाराणसी सबसे पहली सिटी, वाराणसी हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर मंदिर वगैरह हैं। और कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर लोग अपने आप आकर्षित होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस भी बनता है, लोग पुराने काल से बने हुए भी रहते हैं वहाँ पर। देखिए पुरानी जो पौराणिक कथाओं पर आधारित जो मंदिर वगैरह बने हुए रहते हैं, यहाँ पर लोगों की श्रद्धा होती है उन कथाओं के आधार पर, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहता है, लोगों की श्रद्धा होती है और इस वजह से वहाँ पर लोग अधिक संख्या में निवास भी करते हैं। देखिए वाराणसी उदाहरण के लिए, यरूशलेम जो कि मुसलमानों का बहुत ही अच्छा, जूइश लोगों का वो धार्मिक केंद्र है, वेटिकन सिटी, ये कुछ उदाहरण हैं ईसाइयों के। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि संस्कृति, जो धर्म जो और सांस्कृतिक महत्व होता है वो किस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आखिरी जो हमारा कारक है वो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक देखिए हमको कनेक्ट करना है, हर चीज़ को हमको कनेक्ट करना है। हम कैसे करेंगे ये कनेक्ट? हमने पिछले भौगोलिक कारक में पढ़ा खनिज। खनिज और आर्थिक कारक दोनों थोड़े रूप से सिमिलर है, मिले हुए हैं। कैसे? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको खनिज वाले पॉइंट में समझाया था। खनिज होगा, खनिज निक्षेप होगा तो रोजगार होगा, माइंस बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो लोग अपने आप आकर्षित होकर चले आएंगे। औद्योगिक क्षेत्र यही बात है, जहाँ पर उद्योग लगे हुए रहेंगे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई रहेंगी, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो लोग अपने आप वहाँ पर, वो जगह अपने आप लोगों को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। लोग बड़ी संख्या में इनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है, लोगों को काम की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता की तलाश में लोग रोज़गार को ढूंढते हुए ऐसी जगहों पर आते हैं और रोज़गार पाते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। अगर हम जापान की बात नहीं करें, जापान एक, ओसाका एक औद्योगिक प्रदेश है। अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई भी एक औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के उद्योग यहाँ पर होते हैं। तो इसी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इस वजह से तो वहाँ पर जनसंख्या अपने आप बढ़ती है, जहाँ पर रोज़गारों का निर्माण होता है, जहाँ पर उद्योग लगेंगे तो उद्योगों से रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो आवश्यक रूप से लोग वहाँ पर आकर्षित होंगे और वहाँ पर लोग रहने लगेंगे। इस वजह से जनसंख्या, जो उद्योग जो होते हैं वो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने भौगोलिक कारक पढ़े, उसके बाद में सामाजिक कारक,
सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, तो ये सभी कारक थे जिस वजह से जनसंख्या का जो वितरण होता है, हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्रभावित होता है। आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी तरह की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।